नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रोग्रेशन एकेडमी में। और कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो लास्ट क्लास में हम संसद पढ़ रहे थे। संसद में हमने दो पार्ट, राज्यसभा और लोकसभा, हम पढ़ चुके थे। हमने संसद को 4 भागों में बांटा था। ठीक है, संसद को हमने बांटा था 4 भागों में। संसद को हमने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले हमने पढ़ी थी राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था लोकसभा के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके कार्य आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने सिलेबस देखा है, सिलेबस आपके पास है, तो आप एक बार फिर से देखना। उसमें लिखा हुआ है संसद, संसद के आगे लिखा हुआ लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके कार्य। तो इस वजह से लोकसभा अध्यक्ष को डिटेल से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए इसके लिए एक अलग से क्लास लाई गई है। तो इस क्लास में हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। तो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो चुकी है, नोट्स आपको कंप्लीट अवेलेबल करवा दिए जा चुके हैं। तो आप जब भी क्लास लें, नोट्स को साथ लेकर के बैठें। और अगर नोट्स में कुछ करेक्शन है, अगर कुछ गलती हो गई है, टाइपिंग एरर, जो भी मिस्टेक है, अगर वो गलती हो गई है, तो आप उसको क्लास को देख करके क्लास के साथ साथ उसमें क्या कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और साथ ही हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं, जो अन्य पदाधिकारी हैं, वो भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो शुरुआत में हम लोकसभा अध्यक्ष के कुछ फैक्चुअल जानकारी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का पद कब बना था, सबसे पहले कौन लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, सबसे पहले कौन उपाध्यक्ष रहे थे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से एक बार देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो होता है उसमें आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा होता है कंसेप्ट से संबंधित, और तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है फैक्चुअल जानकारी, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो फैक्चुअल जानकारी है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि पिछली बार भी आपसे जो है फैक्चुअल जानकारी पूछी गई थी लोकसभा अध्यक्ष से। ठीक है, और सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के पद सृजन की अगर हम बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है कब बनाया गया था, ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कब सर्जित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। और सबसे पहले 1921 में पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे फ्रेडरिक वाइट। कौन बने थे? फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, उसके बाद पहले लोकसभा उपाध्यक्ष वो कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो यह जानकारी आपको याद रखनी है। फिर 1925 में सबसे पहले प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? विठल भाई पटेल। ठीक है, 1925 में प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? विठल भाई पटेल। उसके बाद आज़ादी के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आज़ादी के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। तो ये 5 फैक्ट आपको याद रखने हैं। पद सृजन कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। सबसे पहले 1921 में सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? फ्रेडरिक वाइट। उसके बाद पहले लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? विठल भाई पटेल 1925 में। ठीक है, और आज़ादी के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। ये हमने देख लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बलराम जाखड़। ये रहते 9 साल 330 दिन। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कौन बने थे? बलराम जाखड़, जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमारी। यह आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी, 2009 से 2014 तक। ठीक है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो यह है महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारी लोकसभा अध्यक्ष पद के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि संविधान में क्या क्या वर्णन दिया गया है, संविधान में उसके क्या क्या कार्य निर्धारित किए गए हैं, वो सब अब हम देखेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा फैक्चुअल पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने फैक्चुअल जानकारी को पहले रखा है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है, तो
अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 तक लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अध्यक्ष का निर्वाचन की अगर हम बात करें, लोकसभा अध्यक्ष की अगर निर्वाचन की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है 93 में, अनुच्छेद 93 में। लोकसभा सदस्य यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या करेंगे, चुनेंगे। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि भाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या किया जाता है, मनोनीत, चयनित या निर्वाचित। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निर्वाचित करवाता कौन है, तो लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि सभी को, सभी सदस्य जो भी हैं, जितने भी हैं, उनको क्या करना है, शपथ दिलवाना है। ठीक है, और एक बार सभी को सदस्यों को शपथ दिलवाने के बाद में क्या करते हैं, जैसे शपथ दिलवाई जाती है सबको, और वो क्या करते हैं, अपने में से लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कर लेते हैं। और जैसे लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो स्वतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कहाँ से होता है, तो सदस्यों में से निर्वाचन करते हैं, करवाता कौन है, प्रोटेम स्पीकर करवाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद में जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब तब लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा है, वो किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन लेती है। ठीक है, जब दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पद रिक्त होना और एक होता है अनुपस्थिति। तो लोकसभा अध्यक्ष का जब पद रिक्त होता है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, अगर मान लो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा लोकसभा अध्यक्ष के लिए। ठीक है, दूसरी चीज होती है अनुपस्थिति। अगर मान लो लोकसभा की बैठक चल रही है और वहां पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो अब कौन करेगा, तो उसके लिए एक 10 सदस्यों का पैनल होता है लोकसभा में, वो बारी बारी से क्या करते हैं, बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो पद रिक्त और अनुपस्थिति में अंतर समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं शपथ की, किसकी, शपथ की। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। ठीक है, वो लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। और लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, वो लोकसभा सदस्य की शपथ लेता है। ठीक है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं अध्यक्ष का कार्यकाल। अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो सामान्यतः जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें उपाध्यक्ष भी शामिल है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे लोकसभा भंग होती है या लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा का कार्यकाल जैसे पूरा होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल। तो जैसे लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है और जो सदस्य हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। वो जो है कब तक रहते हैं, लोकसभा के कार्यकाल के पर्यंत रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका जो कार्यकाल है वो लोकसभा भंग होने पर या लोकसभा विघटन होने पर समाप्त नहीं होता है। उसका कार्यकाल नई लोकसभा का गठन होता है, उसकी पहली बैठक तक उसका कार्यकाल रहता है, किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में और जो अन्य सदस्य हैं उनके कार्यकाल में ये अंतर होता है। ठीक है, तो लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। ठीक है, बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक पर वह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद सभी सदस्यों तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष कार्यकाल लोकसभा भंग होने तक रहता है। अन्य सदस्यों और उपाध्यक्ष का कार्यकाल तो कब तक रहता है, जब तक लोकसभा चलती है। जिस दिन लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा का विघटन हो गया, उसी दिन उन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक रहता है, जो नई लोकसभा निर्वाचित होकर के आती है उसकी पहली बैठक तक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के त्यागपत्र की। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है।
अब आगे देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो वही लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से पूर्व 14 दिन पूर्व उसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में जो तत्कालीन सदस्य हैं, जो प्रभावी बहुमत है उसके वो पारित हो जाता है अगर, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं कि वह जब लोकसभा अध्यक्ष के हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है, ठीक है, तो वो क्या नहीं करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। वो एज ए सदस्य के रूप में, एक लोकसभा सदस्य के रूप में उस कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, ठीक है, वो निर्णायक मत नहीं दे सकता। कब? जब उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जो है 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। यह प्रस्ताव लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों, ठीक है, जो उस समय उपस्थित है उनके या फिर प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, हटाने के लिए। अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो क्या है, लोकसभा का एक सदस्य है, ठीक है। वह सामान्य मत दे सकता है, ठीक है, क्या दे सकता है, सामान्य मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। निर्णायक मत का क्या मतलब है, ठीक है, जैसे मान लो कि 10 लोग हैं, ठीक है, अब 10 लोगों में आपस में किसी बात को लेकर के मत करवाना है, ठीक है, किसी बात के पक्ष में मत डलवाने हैं, तो जैसे ऐसे होगा कि 5 लोगों ने तो पक्ष में वोट डाला और 5 लोगों ने विपक्ष में वोट डाला। अब ये टाई हो गया मामला, ठीक है। अब फैसला किसके पक्ष में आए, ठीक है, अध्यक्ष बैठा है अलग से, ठीक है। अब ये दोनों मत क्या हो गए, बराबर हो गए, तो अब क्या होगा, अभी तो पता नहीं चल रहा किसके पक्ष में झुकेगा पलड़ा। लेकिन इस समय पे क्या करता है, जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत का मतलब अब उसका पक्ष क्या है, अगर वो इस तरफ झुकता है तो ये जीत जाएंगे और इस तरफ झुकता है तो ये जीत जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, निर्णायक मत कहते हैं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जब उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन हो उस समय वो क्या नहीं कर सकता, निर्णायक मत नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे लोकसभा स्पीकर बनता है, ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है सदस्य, वो क्या करता है, राजनीतिक दल से अपना त्यागपत्र दे देता है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ब्रिटेन में स्पीकर निर्वाचित होने के बाद अपने पद से, ठीक है, अपने दल से क्या देता है, त्यागपत्र दे देता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो अगर रिक्त हो, दो चीजें हैं, रिक्त हो और अनुपस्थित होना। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी थी, पहले भी समझाया था। दो चीजें होती है, रिक्त होना और पद होना, अनुपस्थित होना। तो रिक्त तो कब होगा, या तो वो त्यागपत्र दे दे या फिर वो क्या करे, उसका मृत्यु हो जाए, ठीक है, मृत्यु होने की वजह से या त्यागपत्र होने की वजह से या फिर उसको हटा दिया जाए, तो पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। अब मान लो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी रिक्त है और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है एक व्यक्ति को क्या करेगा, नियुक्त करेगा लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन है अनुपस्थित होना। अनुपस्थित होने का मतलब है कि भाई लोकसभा की बैठक चल रही है और लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। लेकिन मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ऐसी स्थिति में उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उस सिचुएशन में लोकसभा में एक 10 सदस्यों का पैनल पहले ही बनाकर तैयार किया जाता है कि ये 10 सदस्य हैं, एक बारी बारी से क्या करेंगे, क्रम वाइज क्या करेंगे, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 10 सदस्यों का पैनल होगा, वो क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इतना समझ में आ गया, लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो क्या होगा और अनुपस्थित हो तो क्या होगा। लोकसभा का विघटन होने के बाद भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, वह नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अपने पद धारण करता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया था जब हम लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पढ़ रहे थे कि जैसे लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा भंग होती है, उस समय लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता है। उसका कार्यकाल कब तक रहता है, जो नई बैठक, जो नई लोकसभा चुन करके आती है
उसके प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक क्या रहता है, ये अपने पद को धारण करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। अब हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य, जो कि आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, संसद, संसद के आगे क्या लिखा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इनको याद करना है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य जो सीधे सीधे कथनों के रूप में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य क्या है लोकसभा अध्यक्ष का, कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, ये वह लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वो क्या करता है, लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, और लोकसभा के अंदर वो क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। वो लोकसभा का अध्यक्ष होने के साथ साथ सचिवालय का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, सचिवालय का प्रमुख भी होता है। जो लोकसभा महासचिवालय होता है उसका प्रमुख भी कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है कि वो पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में जो भी कार्य होते हैं वो सारे करता है। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे, वह लोकसभा की कार्यवाही का संचालन, वह लोकसभा की कार्यवाही का क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, वह क्या करता है, कार्यवाही का संचालन करता है। तो इतना आपको ध्यान रह जाएगा। वह विभिन्न विधेयकों प्रस्तावों पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। ठीक है, विधेयकों और प्रस्तावों पर मतदान कौन करवाता है, लोकसभा अध्यक्ष करवाता है। अगर आपने संसद टीवी, जो कि पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था, वो आप संसद टीवी में कन्वर्ट हो गए, तो अगर आप उसको देखते हो, आज देखना, गूगल करके देखना कि संसद टीवी पे लोकसभा की कार्रवाई किस तरीके से होती है। तो स्पीकर बैठा रहता है ऐसे, ठीक है, वो कार्रवाई का संचालन करता है, वही देखता है किसको कितने मिनट दिए जाएंगे बोलने के लिए। ठीक है, किसका स्पीकर ऑन होगा, किसका वो स्पीकर बंद किया जाएगा। जैसे राहुल गांधी जी की हमेशा शिकायत रहती है कि मेरा जो है स्पीकर बंद कर दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं देते। ठीक है, तो वो स्पीकर बंद कौन करता है, वो सब चीज़ें जो है आपको कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कार्रवाई का संचालन। ठीक है, वही क्या करता है, मतदान करवाता है। कोई विधेयक आता है, कोई प्रस्ताव आता है, तो उस पर मतदान कौन करवाता है, लोकसभा अध्यक्ष करवाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष, अगर जो मत हैं वो बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक मत भी कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रश्नों को स्वीकार करना अस्वीकार करना का कार्य कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, मौखिक प्रश्न कौन से होंगे, कब किससे क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीजें, प्रश्नों को स्वीकार करना अस्वीकार करना किसका कार्य है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। ठीक है, उसके बाद काम रोको प्रस्ताव, ठीक है, अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। जो कोई भी प्रक्रिया होती है लोकसभा में, या कोई भी विधेयक होता है, वो धन विधेयक होगा या फिर वित्त विधेयक होगा, उसके अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है, और उसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। ठीक है, तो काम रोको प्रस्ताव भी अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा के नियमों को लागू करवाना और अनुशासन बनाए रखना। लोकसभा के जो भी नियम है, कई बार क्या होता है कि एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो क्या होते हैं कि कभी गुस्से में आ जाते हैं, कई बार कार्रवाई को भंग कर देते हैं, अनुशासन में नहीं रहते, चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो अनुशासन बनाए रखने का कार्य कौन है, किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का है। अगर आप आज देखना संसद टीवी में जाकर के आज देखना कि आपको वो लोग कई सदस्य ज़्यादा बोलते हैं तो वो कहते हैं कि सर आप बैठ जाइए। ठीक है, आप माइक बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये नियमों को लागू करवाना और अनुशासन बनाए रखना, अभद्र भाषा के प्रयोग को रोकना, ये सब किसका कार्य है, ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। ठीक है, इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, अध्यक्ष करता है, और उसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उसका निर्णय अंतिम होता है, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, उसके बाद वह सदस्यों के दल बदल पर निर्णय लेता है। ठीक है, हमने पढ़ी थी 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, दल बदल को रोकने के लिए। ठीक है, तो दल बदल का निर्णय कौन लेता है, वो कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है,
अध्यक्ष सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करता है। ठीक है, अध्यक्ष अपने जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संसदीय प्रतिनिधि मंडल का क्या करता है? नेतृत्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंच है वहां पर संसदीय प्रतिनिधि के रूप में कौन जाता है? लोकसभा अध्यक्ष जाता है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के और क्या कार्य हैं? वह समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं उन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। जहां जहां संसदीय समूह का जो पद होता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके अलावा समितियों के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कुछ समितियां जो आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी हैं? जैसे कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इनका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन सी समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है? कार्य मंत्रणा समिति का, नियम समिति का और सामान्य प्रयोजन समिति का। ये क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर गणपूर्ति नहीं होती है, लोकसभा में गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य चाहिए होते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम 10% सदस्य तो आने ही चाहिए, तभी आगे कार्रवाई स्टार्ट होगी। अगर मान लो 10% सदस्य उपस्थित नहीं है, ठीक है, कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए 10% या गणपूर्ति नहीं है, ठीक है, 10% सदस्य नहीं है या फिर गणपूर्ति नहीं है, तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य का स्थगन कौन करेगा? सदन को स्थगित कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? अगर गणपूर्ति नहीं है तो उसको स्थगित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार, है ना, कि गणपूर्ति न होने की वजह से या फिर 10% सदस्य के अभाव में अध्यक्ष सदन की बैठक का क्या कर सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन में थे सदन को स्थगित करना, विघटित करना, भंग करना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सदन को स्थगित करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, इतने कार्य आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। किसी भी बुक में देख लेना, भले ही किसी के नोट्स में देख लेना, लोकसभा अध्यक्ष के 5-7 कार्य मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैंने आपको कितने करवाए हैं? लगभग 17 प्लस 18-20 कार्य मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष के करवा रहे हूँ। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में लोकसभा अध्यक्ष अलग से लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में लिखा हुआ लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके कार्य, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति ने देखो संसद में राज्यसभा भी आती है, ठीक है, लोकसभा भी आती है, संसद की कार्यवाहियाँ भी आती हैं, ठीक है, संसद के नियम भी आते हैं। बहुत संसद टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से भी केवल एक टॉपिक को अलग से छांट करके उसने क्या लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। तो अब आप समझो कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से संसद में आपके लोकसभा अध्यक्ष टॉपिक क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए मैंने लोकसभा अध्यक्ष का जो टॉपिक है इसको डिटेल में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके कार्य भी मैंने 17-18 कार्य करवाए हैं। इससे आगे हम देखेंगे कि इसके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको MCQ भी करवाऊंगा जो लोकसभा अध्यक्ष से डायरेक्ट पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जो पहले पुराने एग्जाम्स में भले ही RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, ठीक है, या कोई और अदर एग्जाम हो जो RPSC आयोजित करवाती है, उन सभी में लोकसभा अध्यक्ष से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने आगे इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो वो क्लास के लास्ट में देखेंगे आप। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये मानो कि लोकसभा अध्यक्ष से आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये बात मैंने आपको 3-4 बार बता दी। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 108 में। और अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य लोकसभा में भाषण दे सकता है। पहले अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद जो भी सदस्य है लोकसभा का वो क्या देगा? सदन में भाषण देगा।
पहले लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है कि मैं बोलना चाहता हूँ सदस्य के रूप में लोकसभा में कुछ भी, तो उसके लिए पहले लोकसभा अध्यक्ष से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष असंसदीय, असंसदीय मतलब जो लैंग्वेज आप कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, लोकसभा में नहीं कर सकते, जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोल देते हो बाहर, ठीक है, लेकिन संसद की एक मर्यादा होती है, अध्यक्ष जो संसद होती है उसके अंदर एक औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भले ही आप किसी के बारे में कैसे विचार रखते हो, तो वो संसदीय भाषा है। फिर अशिष्ट शब्दावली को सदन की कार्यवाही से निकाले जाने के आदेश कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। अगर कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है या असंसदीय शब्दावली का प्रयोग करता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उन शब्दों को ही कार्यवाही से हटाने का आदेश देता है और सदस्यों को भी निष्कासित कर सकता है। ठीक है, तो ये किसका कार्य है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। इसके अलावा सदन व राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है। लोकसभा और राष्ट्रपति के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, एक मंच के रूप में, एक स्टेज के सेतु के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदन की कार्रवाई के बारे में राष्ट्रपति को बताना और राष्ट्रपति के विचार सदन के अंदर रखना, ये काम कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष सदन और राष्ट्रपति के बीच में एक पुल का कार्य, एक सेतु का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों की विशेषाधिकारों की रक्षा भी करता है। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 88, ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 88, तो आर्टिकल 88 में मंत्रियों और महान्यायवादी के विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे हम इसको और डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो जो सदस्य हैं, सदन के जो सदस्य हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे उनको सदन की कार्रवाई में बोलने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। ठीक है, वो दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, चर्चा कर सकते हैं, तो उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं। उन विशेषाधिकारों की रक्षा भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष का क्या है, एक कार्य है। तो लोकसभा अध्यक्ष से कितने कार्य पढ़े हमने, 18 कार्य। कितने कार्य पढ़े हैं, 18 कार्य। और ये 18 कार्य ये मान लो कि बहुत ढूंढने पर मिले हैं। ठीक है, तो 18 कार्य आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके कार्य, तो लोकसभा अध्यक्ष हमने देख लिया डिटेल से, उसको हटाने की प्रक्रिया, निर्वाचन कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हमने क्या देखा, इसके कार्य, आपके सिलेबस में कार्य लिखा हुआ है, तो कार्य भी हमने खूब सारे देख लिए। तो ये टॉपिक आपका बहुत डिटेल से हो चुका है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ पूछेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं कि वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ लोकसभा अध्यक्ष कौन से क्रम में है, छठे क्रम में। देखो वरीयता क्रम क्या होता है कि जैसे भारत देश है, भारत देश का प्रथम नागरिक, ठीक है, वो कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति, फिर उसके नीचे कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है, एक होता है ना कि भाई सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, सबसे बड़ा पद कौन सा है भारत में, फिर उसके नीचे कौन सा पद है, एक वरीयता अनुक्रम होता है। तो उस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का जो वरीयता अनुक्रम है उसमें छठा स्थान है किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। तो इससे ऊपर कौन कौन है वो हम देखते हैं। इससे ऊपर कौन कौन है, इससे ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर तो आता है अपना राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे ऊपर कौन आता है, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद में पद में दूसरे नंबर पे कौन आता है, उपराष्ट्रपति। सबसे बड़ा पद कौन सा है, राष्ट्रपति का, उसके बाद कौन सा, उपराष्ट्रपति का। उसके बाद तीसरे नंबर पे वरीयता क्रम में कौन आता है, प्रधानमंत्री आता है। ठीक है, उसके बाद अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। उसके बाद जो पूर्व राष्ट्रपति जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। उसके बाद में आते हैं उप प्रधानमंत्री। पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री कहाँ पर है, 5वें नंबर पे है। ठीक है, ये 5 नंबर पे है, ये 5A पे है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। छठे नंबर पे कौन आता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पहले एग्जाम में पूछा गया था, लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड प्रश्न था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया। उसके बाद 7वें नंबर पे कौन आता है, संघ के कैबिनेट मंत्री, और ये लिस्ट नीचे तक चलती रहती है। ठीक है, तो आपको वैसे अदर एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन IAS में और RS में ये प्रश्न बहुत पूछते हैं कि वरीयता क्रम में कौन कौन से स्थान पे है, या फिर ऐसे पूछते हैं कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इनको जचाइए, क्रम से इनको जो है लिखिए।
कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ठीक है, तो ये प्रश्न आईएएस में और आरएस में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में लोकसभा अध्यक्ष लिखा हुआ है, तो लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा जिस क्रम में लोकसभा अध्यक्ष आता है उस क्रम पर कौन व्यक्ति और दूसरा कौन आता है। ठीक है, तो उसमें कौन आता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं और लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रहेगा कि छठे क्रम वरीयता अनुक्रम में कौन से नंबर पे है लोकसभा अध्यक्ष, छठे क्रम पे है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, वेतन और भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। ठीक है, पहले तो आपको यह याद रखना है कि वेतन, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते आर्टिकल 97 में कहाँ उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 97 में। उसके बाद आपको याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनको जो वेतन प्राप्त होता है वो कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करती है विधि बना करके। ठीक है, कौन निर्धारित करता है, विधि बना करके संसद निर्धारित करती है। ठीक है, और ये जो वेतन होता है ये संचित निधि पर भारित होता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो किस पे निर्धारित होता है, संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष को जो वेतन प्राप्त होता है वह भारत की कौन सी निधि से प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लोकसभा अध्यक्ष को वेतन कौन सी निधि से प्राप्त होता है, भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात क्या है आपको ध्यान रखनी है। आप चिंता मत करो, लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पहले वो मैं सारे आपको इस क्लास के बाद करवा दूंगा। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो हमने इसको डिटेल से पढ़ लिया है और दूसरा आगे से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जो संभावित हैं, जो जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है वो भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इससे आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब इसमें कुछ विशेष बात है कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है वो क्या होता है, समान होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा का सभापति जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो उपराष्ट्रपति के बराबर किसका वेतन होता है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति अपना वेतन राज्यसभा क्या सभापति के रूप में प्राप्त करता है, नहीं कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो सभापति के रूप में प्राप्त होता है उसको, नहीं कि उपराष्ट्रपति के पद के रूप में। उपराष्ट्रपति पद के लिए उसको कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। इसलिए जो सभापति को जो वेतन प्राप्त होता है वही उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अब चूंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्चुअल जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसलिए आपके ये पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से लोकसभा अध्यक्ष अभी तक बने हैं, उनके नाम आपकी आंखों के सामने से एक बार निकले हुए होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन सब के नाम याद करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस नाम का व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष तो बना था। अब कब बना था, कैसे बना था, वो हो सकता है कि आप तुक्का मार दो एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष बना था। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको एक बार सरसरी नजर से देखेंगे कि कौन कौन लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और कौन सी लोकसभा में रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं प्रथम लोकसभा कब से कब तक थी, 1952 से 1957 तक। यह प्रश्न भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कितना था। ठीक है, कब से कब तक था, 1952 से 1957 तक। ठीक है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर सबसे पहले कौन थे, ये जीवी मावलंकर अपने प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो कौन है, जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये रहे थे 1952 से 1956 तक, फिर इनका निधन हो गया। इनके निधन के बाद किसको बनाया गया, एम अनंत सैनम को। किसको बनाया गया, एम अनंत सैनम आयंगर को। ठीक है, तो दूसरी लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन थे, अनंत सैनम आयंगर। ठीक है, उसके बाद तीसरी लोकसभा के स्पीकर कौन थे, सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, उसके बाद में चौथी लोकसभा स्पीकर कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। यह जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध क्या रहे थे,
लोकसभा स्पीकर रहे थे। फिर इन्होंने यहाँ से त्याग पत्र देकर के क्या लड़ा था, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। किसने? नीलम संजीव रेड्डी ने त्याग पत्र दिया। और अध्यक्ष कौन बने लोकसभा अध्यक्ष? सरदार गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। उसके बाद में 5वीं लोकसभा में स्पीकर कौन रहे? सरदार गुरुदयाल सिंह। इन्होंने त्याग पत्र दिया। इसके बाद कौन बने? बलिराम भगत। ठीक है, बलिराम भगत का जो है न्यूनतम कार्यकाल रहा है। सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बलिराम भगत। इसके बाद 6ठी लोकसभा में कौन बने वापस? नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने त्याग पत्र दिया। और कौन बने? के.एस. हेगड़े। 7वीं लोकसभा में कौन बने थे? बलराम जाखड़, जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बलराम जाखड़। ये कब बने थे? 7वीं लोकसभा अध्यक्ष में पहली बार क्या बने थे? लोकसभा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 8वीं लोकसभा में कौन रहा? बलराम जाखड़। 9वीं लोकसभा में कौन बने? रवि राय। 10वीं लोकसभा में शिवराज पाटिल। 11वीं लोकसभा में पी.एस. संगमा। 12वीं लोकसभा में कौन बने? जी.एम.सी. बाल योगी। और 13वीं लोकसभा में जी.एम.सी. बाल योगी, इनका क्या होगा? निधन हो गया। उसके बाद किसको बनाया गया? मनोहर जोशी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पद पे रहते हुए किस किस स्पीकर का क्या रहा था? निधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 14वीं लोकसभा में बने थे सोमनाथ चटर्जी। 15वीं लोकसभा में मीरा कुमार। यह आपको ध्यान रखना है कि 15वीं लोकसभा में कौन बनी थी? मीरा कुमारी। ठीक है, उसके बाद 16वीं लोकसभा में मीरा कुमारी क्या है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, और ये कौन सी लोकसभा में बनी थी? ये भी आपको ध्यान रखना है, 15वीं लोकसभा। उसके बाद 16वीं में सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ये कब बनी थी? 16वीं में। ठीक है, 17वीं में ओम बिरला जी हैं। और 18वीं में भी कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हमने देख लिए हैं ये। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष में इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, तो इतना आप ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चौथी लोकसभा समय से पहले भंग होने वाली पहली लोकसभा थी। यह आपको ध्यान रखना है कि चौथी लोकसभा जो थी वो अपने समय से पहले ही भंग हो गई थी। सामान्यतः लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह 5 वर्ष से पहले ही क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। ठीक है, पहली बार 5वीं लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव करवाए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 6ठी लोकसभा समय से पहले भंग होने वाली दूसरी लोकसभा थी। दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा भी समय से पहले भंग हुई थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी लोकसभा हैं जो अपने समय से पहले भंग हो गई थी, या कौन कौन सी लोकसभा में मध्यावधि चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष से इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसका कौन से वर्णन? आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया जा रहा है? अनुच्छेद 93 में। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के सबसे पहले निर्वाचन की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? ठीक है, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी को क्या करते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अगर इसका पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र हो जाता है, ठीक है, या फिर इसको हटा दिया जाता है, तो इसकी जगह दूसरे व्यक्ति को क्या कर लेंगे? अपने सदस्यों में से चुन लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल की अगर हम बात करें, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आपको पता है, मैंने आपको जब लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाया था तो लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल तो कब तक रहता है? नई निर्वाचित होने वाली लोकसभा की पहली बैठक तक। लेकिन जो लोकसभा उपाध्यक्ष है और जो अन्य सदस्य हैं वो क्या रहते हैं? केवल लोकसभा के कार्यकाल के पर्यंत रहते हैं। जैसे लोकसभा भंग होती है उसका विघटन होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों का क्या हो जाता है? कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। जब लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य के स्थान पर दूसरे सदस्य को चुन लेते हैं। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा के भंग होने तक रहता है। ठीक है, उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, देखो लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सभापति है, लोकसभा राज्यसभा उपसभापति है,
ये सब क्या करते हैं, अपने पद के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, ये करते हैं उस सदन के सदस्य के रूप में। तो अगर वो सदस्य ही नहीं रहेंगे तो पद कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से लोकसभा उपाध्यक्ष क्या करता है, जैसे उसका सदस्यता भंग होती है लोकसभा से, वो अपने पद से क्या देगा, त्यागपत्र दे देगा या अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष का त्यागपत्र। तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ये आपस में त्यागपत्र खेलते रहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हटाने की प्रक्रिया। लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष के समान है। वही 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। प्रभावी बहुमत से आपको हटा सकते हैं, और जब आप पर संकल्प विचाराधीन है तो आप क्या नहीं रहेंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, लेकिन आप सदस्य के रूप में उसमें कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो सेम प्रक्रिया किसके लिए है, लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए। लोकसभा तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उपाध्यक्ष को क्या कर सकती है, पद से हटा सकती है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले 14 दिन पूर्व इसको सूचना देनी पड़ती है, आर्टिकल 94। इसके अलावा लोकसभा को किसी बैठक में जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उपाध्यक्ष क्या नहीं रहेगा, पीठासीन अधिकारी नहीं हो, ठीक है। जब उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो इस स्थिति में उपाध्यक्ष क्या करेगा, सामान्य सदस्य के रूप में लोकसभा में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा, लेकिन वो निर्णायक मत नहीं देगा, ठीक है। जैसे मान लो कि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है या लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, अब लोग उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी कौन बनेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष बनेगा। लेकिन मान लो लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी उस कार्रवाई में सदस्य के रूप में भाग तो ले सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, ठीक है। तो अब बात करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष के कार्य। लोकसभा उपाध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। तो लोकसभा उपाध्यक्ष क्या करता है, भाई सबको पता है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। तो पहला कार्य तो क्या है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। यह जब यह अध्यक्षता करता है तो उसके पास वही शक्तियां होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं। अब बताओ, ये बात भी लिखने की है क्या, समझ रहे हो। लेकिन संविधान में ये बात भी लिखी हुई है कि जब लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करता है तो उसके पास वही शक्तियां होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं, देख रहे हो। तो जब भी यह किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो यह उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। संसदीय समितियों का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर मान लो उसमें अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, स्पीकर नहीं है, और उसकी जगह कौन है, उस संसदीय समिति का सदस्य कौन है, लोकसभा उपाध्यक्ष है, तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। इसके अलावा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन न होकर के प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा उपाध्यक्ष है उसका चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं, और अपने से ही करते हैं, ठीक है। इसलिए लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के अधीन न होकर के किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह पहली बार में मत नहीं दे सकता, मत बराबर होने की स्थिति में वह क्या करता है, निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। जब किसी मुद्दे को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के, किसी प्रस्ताव को लेकर के मत हो रहा हो लोकसभा में, और उस समय पीठासीन अधिकारी कौन है, लोकसभा उपाध्यक्ष है, तो उस समय वो सामान्य रूप से तो मत नहीं देता है। लेकिन मान लो अगर वोट बराबर हो गए, मत बराबर हो गए, तो निर्णायक मत कौन देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष देता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, तो 10वीं लोकसभा थी, उस समय तक यह था कि वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो थे वो सामान्यतः सत्ताधारी दल जिसको बहुमत ज़्यादा प्राप्त है लोकसभा में, वही क्या करते थे, वही उपाध्यक्ष बन जाते थे और वही लोकसभा अध्यक्ष बन जाते थे, ठीक है। लेकिन 21वीं लोकसभा में यह मुद्दा उठा, यह विचार आया कि भाई आप अध्यक्ष अगर लोक सत्ताधारी दल का है तो उपाध्यक्ष तो कम से कम विपक्षी दल का बनाओ, ताकि बराबर जो है लोकतंत्र को बचाया जा सके। लोकतंत्र में यही तो है कि विपक्ष को भी उतना ही बोलने का अधिकार है, ठीक है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो जो सत्ताधारी दल है वो तानाशाही पे उतर आएगा, ठीक है। तो उसकी आलोचना करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए विपक्ष भी होना चाहिए। तो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष और
अगर सत्ताधारी दल का है तो लोकसभा उपाध्यक्ष किसका होना चाहिए? विपक्षी दल का होना चाहिए। ये बात कब उठी? 21वीं लोकसभा में। ठीक है, तो 10वीं लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे, लेकिन 21वीं लोकसभा में यह सहमति बनी कि अध्यक्ष अगर सत्ताधारी दल का है तो उपाध्यक्ष किसका होना चाहिए? मुख्य विपक्षी दल से होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात पर अमल किया गया। जहां लोकसभा अध्यक्ष अगली लोकसभा के गठन के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? अगली लोकसभा के निर्वाचन तक की पहली बैठक तक अपने पद पर रहता है, लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष क्या रहता है? वो वही उपाध्यक्ष अपने निर्वाचन से लेकर लोकसभा विघटन तक अपने पद पर बना रहता है। ये दोनों में क्या बता दिया आपको? अंतर बता दिया। ठीक है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का उपसभापति। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की बात कर ली, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्षों की बात कर ली। ये क्या करते हैं? अपना पदभार संभालते समय शपथ नहीं लेते, पदभार के रूप में शपथ नहीं लेते। ये शपथ कैसे लेते हैं? ये लेते हैं सदन के सदस्य के रूप में अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा कथन दिया जा सकता है। अब आगे देखते हैं वो लोकसभा उपाध्यक्ष, कौन कौन व्यक्ति उपाध्यक्ष रहा है, प्रथम कौन था। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर। यह आपको याद रखना है, 1952 से 1956 तक। ठीक है, उसके बाद सरदार हुकम सिंह बने, उसके बाद कृष्णमूर्ति राव बने, उसके बाद R.K. खाडिलकर बने, उसके बाद 5वें नंबर पर जी स्वेल बने, गोडे मुरारी, 7वें नंबर पर जी लक्ष्मणन, M. थुम्बी दुरई, शिवराज पाटिल और फिर S. मल्लिकार्जुन। ये कब बने? 10वें नंबर पे 1991 से 1996 तक। ठीक है, उसके बाद में सूरज भान 1996-97 में, उसके बाद PM सईद, उसके बाद चरणजीत सिंह अटलवाल और करिया मुंडा, और 15वें में कौन बने? M. थुम्बी दुरई, 2014 से 2019 तक। ठीक है, M. थुम्बी दुरई। तो आपको एक काम करना है, ठीक है, क्योंकि आप सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है, सारी क्लासें देख रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो पॉलिटी को, ठीक है, तो पॉलिटी के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाने चाहिए। तो आपको एक काम करना है, जैसे M. थुम्बी दुरई क्या है? 2014 से 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको गूगल का प्रयोग करना भी आ जाए थोड़ा बहुत, तो ऐसे कामों के लिए भी गूगल कर लिया करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीवी मावलंकर, जो क्या थे? अपने प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर था। ये बात इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि अब तो आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, जीवी मावलंकर क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, और पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध क्या लाया गया? हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वह पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। किसके खिलाफ लाया गया था? जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया था। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, ये क्या थे? निर्विरोध स्पीकर थे। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं जो आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति बने। वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, और ये क्या थे? निर्विरोध स्पीकर बने थे। ठीक है, उसके बाद निर्विरोधी क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने इसकी आपको कहानी बताई थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके राष्ट्रपति वाला जो क्लास है वो वापस देख ले। ठीक है, उसके बाद मीरा कुमारी, मीरा कुमारी क्या है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो 15वीं लोकसभा में बने थे 2009 से 2015। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो ध्यान रखना ही रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी लोकसभा में बने थे, कब बने थे? 15वीं लोकसभा में, 2009 से 2011। ठीक है, उसके बाद सुमित्रा महाजन, भारत की दूसरी महिला, ठीक है, 16वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रही है। ठीक है, उसके बाद M. आयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल ढिल्लो, बलराम जाखड़, ये क्या है? दो दो बार लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन रहे? M. आयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल ढिल्लो, बलराम जाखड़ और
जीएमसी बाल योगी, ओम बिरला, जो राजस्थान से बनने वाले दूसरे स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, ये सभी क्या रहे? 2-2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं जो 2-2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो यह आपके नाम ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? बलराम जाखड़ का, ये मैंने आपको बता दिया था, 9 साल 330 दिन। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम कार्यकाल किसका है? बलिराम भगत का। तो इसको याद रह जाएगा ना, देखो बलराम बलिराम, बलराम बलिराम, नाम सेम ही है। तो बलराम तो क्या है? सर्वाधिक कार्यकाल, और बलिराम क्या है? न्यूनतम कार्यकाल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक कार्यकाल किसका? बलराम जाखड़ का, न्यूनतम किसका? बलिराम भगत का। ठीक है, अब आगे देखते हैं 10 सदस्यों का पैनल। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि 10 सदस्यों का पैनल। जब मैंने आपको ये बताया था कि जब लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो और लोकसभा अध्यक्ष जब अनुपस्थित हो, तो लोकसभा अध्यक्ष का पद जब रिक्त होता है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। अगर दोनों का पद रिक्त है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा। दूसरी बात, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उस समय मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में 10 सदस्यों का पैनल होता है जो क्या करता है? इसके लोकसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके बैठक की अध्यक्षता करता है। ऐसा ही पैनल कहाँ पर होता है? राज्यसभा में होता है, लेकिन वहाँ पर संख्या निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों के पैनल में संख्या निर्धारित नहीं है, जबकि लोकसभा में 10 सदस्यों का पैनल होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य पैनल बनाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में पैनल के सदस्य बैठकों में क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। देखो, दो चीजें हैं, यहाँ तो क्या है? अनुपस्थित लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दिया आपने, यहाँ लिखा हुआ है अनुपस्थित और यहाँ लिखा हुआ है पद रिक्त। अगर अनुपस्थित है तो सदस्य ये पैनल उसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन अगर पद क्या है? रिक्त है, पद रिक्त है तो आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कैसा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में लोकसभा की भांति पैनल में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। ठीक है, जब क्लास की शुरुआत हुई थी तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की बात हुई थी। जब लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की बात हुई थी तो मैंने आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताया था। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम का मतलब होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए मतलब क्षणिक समय के लिए, अस्थायी। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का मतलब ही क्या हो गया? कुछ समय के लिए स्पीकर, कुछ समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो इसको समसामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को क्या कहते हैं? समसामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में? वो करता है कोई लोकसभा का कोई सदस्य है और वो सबसे वरिष्ठ सदस्य है। ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य है, उसको क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किस लिए किया जाता है? इसके दो कार्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं, उनको शपथ दिलवाता है और उनको शपथ दिलवाने के बाद में बोलता है भाई अब आपके जो लोकसभा अध्यक्ष है, जो इस लोकसभा की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, उस व्यक्ति का निर्वाचन कर लो। ठीक है, उसमें निर्वाचन करवाने के बाद जैसे नए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, प्रोटेम स्पीकर का क्या हो जाता है? पद जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है तथा प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। ये क्या है? एक फ्रांसीसी परंपरा है। ठीक है, क्या है? एक फ्रांसीसी परंपरा है। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रोटेम स्पीकर की परंपरा या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांसीसी परंपरा को फॉलो करते हुए लिया गया है। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के कार्य, प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य होते हैं, सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना और अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। ठीक है, क्या करवाना? अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? सबसे पहले राष्ट्रपति दिलवाता है सदस्य के रूप में, और फिर प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। ठीक है, अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही जैसे अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाता है? स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को शक्तियां प्राप्त होती हैं, वैसे उसी
तरह एक दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब तक लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक अध्यक्ष कौन रहता है? प्रोटेम स्पीकर रहता है। ठीक है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहता। कौन है? भर्तृहरि मेहता। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहता। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बात करें लोकसभा महासचिव की। ठीक है। अब हमने लोकसभा अध्यक्ष पढ़ लिया, लोकसभा उपाध्यक्ष पढ़ लिया, उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया? प्रोटेम स्पीकर पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं लोकसभा महासचिव। ठीक है। तो लोकसभा महासचिव, जैसे मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था, तो राज्यसभा में मैंने आपको राज्यसभा का सचिवालय पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था राज्यसभा का महासचिव। ठीक है। उसी तरीके से लोकसभा में भी एक महासचिव होता है। ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। और इसको जो महासचिव होता है इसको 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर ये बना रहता है। ठीक है। तो इसका 60 वर्ष तक कार्यकाल होता है। नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। तो लोकसभा महासचिव संसद का स्थायी पदाधिकारी होता है। ठीक है। क्या होता है? ये स्थायी पदाधिकारी होता है। ठीक है। जैसे लोकसभा सदस्य तो क्या होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल वो चुनाव जीता, 5 साल बाद विघटन होगा, कार्यकाल लोकसभा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो वो दोबारा से चुनाव लड़ेगा। पता नहीं दोबारा जीते या नहीं जीते। ठीक है। लेकिन लोकसभा महासचिव संसद का क्या होता है? स्थायी पदाधिकारी होता है, जो सदन से कब तक रहता है? 60 साल तक रहता है। ठीक है। जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करता है। क्या देखता है? प्रशासनिक कार्रवाई देखता है। ठीक है। कौन देखता है? लोकसभा महासचिव, जो क्या होता है? संसद का स्थायी पदाधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह लोकसभा अध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है। महासचिव 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। यह आपको ध्यान होना चाहिए, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। आपके जो नोट्स बन रहे हैं ना, ये नोट्स ऐसे नहीं बन रहे हैं, ये बहुत जगह छानबीन करने के बाद बने हुए हैं। ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखना और अदर एग्जाम में आरपीएससी ने क्या पूछा हुआ है, जहां आपका सिलेबस मैच करता है। ठीक है। तो वहां से एक बिल्कुल इनको संकलन किया गया है नोट्स को। ठीक है। तो नोट्स में जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है, वही शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में एक बार पहले पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। ठीक है। तो और प्रोटेम स्पीकर कौन कौन रहे हैं वो हम देख लेते हैं। लोकसभा, पहली लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन था? जीवी मावलंकर। अब आपको कुछ पता चल रहा है कि पहली लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष भी कौन था? जीवी मावलंकर। और प्रोटेम स्पीकर भी कौन है? जीवी मावलंकर। उसके बाद में वी दास बने, उसके बाद में हुकम सिंह बनाए गए। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? सेठ गोविंद दास। ठीक है। तो सेठ गोविंद दास कितनी बार बने थे? 1 2 3 4 5 बार। 4 बार सेठ गोविंद दास क्या रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छठी लोकसभा में एन.डी. तिवारी बने थे। 7वीं और 8वीं में जगजीवन राम, 9वीं में एन.जी. रंगा, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं में इंद्रजीत गुप्ता। इसको भी ध्यान रखना है आपको। 14वीं में बने थे सोमनाथ चटर्जी और बाबा साहेब विखे पाटिल। कौन बने थे? बाबा साहेब विखे पाटिल। इसके अलावा 15वीं लोकसभा में कौन बना था? माणिकराव होडल्या। 16वीं में कमलनाथ, 17वीं में वीरेंद्र कुमार और 18वीं में भर्तृहरि मेहता। ये किससे हैं? भाजपा से हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा वाला ध्यान रखना है? 18वीं लोकसभा वाला। भर्तृहरि मेहता आप क्या बने हैं? भर्तृहरि मेहता भाजपा की पार्टी से हैं और क्या बने हैं? 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बने हैं। ठीक है। उसके बाद इतना समझ में आ गया। अब चूंकि आपके आर्टिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, अनुच्छेद पूछे जाते हैं, और इन अनुच्छेदों को एक साथ याद करवाने के लिए मैंने राज्यसभा और लोकसभा में ऐसे अंतर के रूप में आपको लिखवाया है। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? जैसे ये क्या है? आर्टिकल 88, 89। ठीक है। 88 तक हमने देख लिया था। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है लोकसभा, तो पहले जाकर के उसको लास्ट को देखना। ठीक है। वहां पर मैंने आपको आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 88 तक करवा दिया है। ठीक है। अब इसके बाद में आर्टिकल क्या लिखा हुआ है? 89। ठीक है। तो आपको इसको तुलनात्मक रूप से याद रखोगे तो आपको याद जल्दी रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। जल्दी याद भी हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। राज्यसभा के 4
इधर अनुच्छेद है, 4 इधर अनुच्छेद है, दोनों को एक साथ जो है आपको तुलनात्मक रूप से याद करना है। तो आर्टिकल 89 से 89 में क्या लिखा हुआ है? सभापति। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका तो कोई निर्वाचन होता नहीं है सभापति का। तो अब उपसभापति का भी क्या होता है? निर्वाचित होता है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 93 किससे रिलेटेड है? लोकसभा से। तो आर्टिकल 93 में क्या लिखा हुआ है? अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है। फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष भी क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? 93 में। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 89 में। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 90 में क्या लिखा? उपसभापति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसे आर्टिकल 94 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, उसका कार्यकाल और उसको हटाने की प्रक्रिया। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 94 में। अब यहाँ 90 में केवल उपसभापति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्यों लिखी हुई है? क्योंकि सभापति का जो कार्यकाल है और उसको हटाने की प्रक्रिया है, क्योंकि सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया, तो जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वही रहेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 90 में केवल उपसभापति है, लेकिन आर्टिकल 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों है। यहाँ तक इतना याद रह जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 91 और इधर 95। ठीक है, तो 91 में सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उपसभापति करेगा, और उसके बाद एक सदस्यों का पैनल होता है, वो करेगा। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है पैनल में, लेकिन लोकसभा में जो पैनल है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। तो आर्टिकल 95 में क्या लिखा हुआ है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। और किसके द्वारा? अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो किसके द्वारा? 10 सदस्यों के पैनल के द्वारा किया जाएगा। तो आर्टिकल 91 और 95 याद हो गया। इधर अब दोनों का पद रिक्त होने पर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वहां भी सेम ही है, अगर दोनों का पद रिक्त होता है तो अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये दोनों में समानता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 92, और इधर कौन सा है? आर्टिकल 96। ठीक है, तो आर्टिकल 92 में लिखा हुआ है सभापति राज्यसभा में पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर सभापति व उपसभापति का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, यह जब हमने पढ़ा था सभापति को हटाने की प्रक्रिया या उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया, तो हमने देखा था कि जब, और ये सेम प्रोसेस उधर है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जब हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 89 से लेकर के 92 तक, ठीक है, ये 4 आर्टिकल तो राज्यसभा से संबंधित है। फिर 93 से लेकर के 96 तक ये किससे रिलेटेड है? लोकसभा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद कर लेना है, आसान तरीका है, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 97 की। 96 तक हमने देख लिया। अब आर्टिकल 97 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 97 में लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो किसमें होते हैं? लोकसभा में, और सभापति और उपसभापति किसमें होते हैं? राज्यसभा में। इनके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इनके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है, और एक सदस्य के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में ये वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 98 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा तथा लोकसभा के पृथक पृथक सचिवालय होंगे। जब मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि 98 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है। ठीक है, वह स्थायी अधिकारी होता है तथा उसकी नियुक्ति सदन का पीठासीन अधिकारी, मतलब लोकसभा में कौन नियुक्ति करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा में कौन करता है? सभापति करता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी उधर कौन होता है? सभापति होता है। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 99 की। अनुच्छेद 99 में सांसदों को शपथ लेना आवश्यक है। ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि कौन है? प्रोटेम स्पीकर के समय अनुसूची 3 में ये प्रारूप में शपथ लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और उस अनुसूची नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सांसद होते हैं वो शपथ कौन सी अनुसूची के अनुसार लेते हैं? अनुसूची 3 के अनुसार। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 100 की। अनुच्छेद 100, इसमें क्या लिखा हुआ है? गणपूर्ति। क्या लिखा हुआ है? गणपूर्ति। जब मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि जब लोकसभा अध्यक्ष में बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 10% या 1/10 सदस्य जो है सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। अगर गणपूर्ति नहीं है तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। क्या किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष क्या करतेगा? बैठक को स्थगित कर देगा। ठीक है, तो वो गणपूर्ति कहाँ लिखी हुई है? वो लिखी हुई है आर्टिकल 100 में। तो संविधान के प्रावधान के अनुसार तो गणपूर्ति कितनी होती है? 10% सदस्य होने चाहिए। ये किसके अनुसार है? संविधान के अनुसार। ठीक है, इसको नोटिस कर लेना, ध्यान रख लेना कि किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के कुछ नियम बने हुए हैं। ठीक है, कुछ कार्रवाई संचालन हेतु नियम और कार्रवाइयों के जो नियम बने हुए हैं उसमें गणपूर्ति का प्रावधान कितना है? 1/3 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा व राज्यसभा के नियमानुसार गणपूर्ति के लिए कितने होने चाहिए? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य होने चाहिए। संविधान के अनुसार तो कितने हैं? 10%। और लोकसभा और राज्यसभा के नियमों के अनुसार कितने सदस्य होने चाहिए? 1/3 सदस्य होने चाहिए, 1/3 सदस्य होने चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कथन में पूछा जाएगा। अगर आपको 10% वाला याद रह जाता है तो कथन में क्या लिखा हुआ आएगा? 1/3 सदस्य। और 1/3 वाला याद रहेगा तो कथन में क्या आएगा? 10%। इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों कथन सही है। पहला तो संविधान के अनुसार है, दूसरा नियमानुसार है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये एक बार RS के टेस्ट सीरीज में पूछा गया था। ठीक है, मेरा गलत हो गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ था, पूछ लिया, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन आपको जो है दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे सदन के नेता। ठीक है, सदन का नेता कौन होता है? ठीक है, उसके बाद विपक्ष का नेता कौन होता है? सचेतक कौन होता है? ठीक है, तो ये क्या है? लोकसभा के पदाधिकारी। तो सदन के नेता की अगर हम बात करें तो सामान्यतः सदन का जो नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जिस भी सदन में होता है, जैसे कुछ प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी थे। जब मैंने आपको प्रधानमंत्री बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, PV नरसिम्हा राव, ये क्या थे? राज्यसभा से क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, राज्यसभा से सांसद थे और राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने फिर ये। तो प्रधानमंत्री जिस सदन में होता है, अगर वो लोकसभा में उपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदन का नेता हो जाएगा। अगर राज्यसभा में तो राज्यसभा का नेता बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो राज्यसभा से है प्रधानमंत्री तो लोकसभा में नेता किसको बनाया जाएगा? तो उसके लिए प्रधानमंत्री लोकसभा में किसी मंत्री को क्या कर देगा? सदन का नेता नियुक्त कर देगा। अगर प्रधानमंत्री क्या है? लोकसभा से है, तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन होगा? तो राज्यसभा से जो कोई मंत्री है उसको क्या कर देगा? प्रधानमंत्री क्या कर देगा? सदन का नेता नियुक्त कर देगा। ठीक है, तो सदन का नेता समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 2। ठीक है, इसके अनुसार लोकसभा में सदन के नेता से अभिप्राय सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है। किससे होता है? सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो क्या करेगा? जो सदस्य, जो मंत्री लोकसभा से है उसको क्या कर देगा? लोकसभा का सदस्य है उसको क्या कर देगा? सदन का नेता नियुक्त कर देगा। ठीक है, संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये भारतीय संसद का नवाचार है। इसमें संविधान में उस समय जब संविधान निर्माण हो रहा था तो ऐसा पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, उसी तरीके से अगर राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 2 के अनुसार राज्यसभा का नेता से अर्थ प्रधानमंत्री से, अगर वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वह उस मंत्री को जो राज्यसभा का सदस्य है उसे क्या कर देगा? प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सदन का नेता समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 2 के अनुसार सभा से तात्पर्य क्या है? यहाँ सभा से तात्पर्य लोकसभा से है और सदनों से तात्पर्य क्या है? राज्यसभा और लोकसभा से है। और परिषद का तात्पर्य क्या है? राज्यसभा से। ठीक है, तो इतना ध्यान याद रहेगा आपको। जब मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था तो राज्यसभा पढ़ाते समय मैंने आपको ये बताया था कि राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम क्या था? राज्य परिषद। ठीक है, क्या था? स्टेट काउंसिल। क्या नाम था? राज्य परिषद। बाद में क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। ठीक है, तो लोकसभा का जो कार्य संचालन नियम 2 है, ठीक है, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 2 है, उसके अनुसार इन शब्दों की व्याख्या की गई है। कौन कौन से की? सभा की, सदनों की और किसकी व्याख्या की गई है? सभा से तात्पर्य लोकसभा से है, सदनों से तात्पर्य किससे है? राज्यसभा और लोकसभा से है, और परिषद
परिषद शब्द का मतलब क्या लिखा जाएगा? राज्यसभा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि संसद की कार्रवाई एवं संचालन नियम में सभा से क्या तात्पर्य है, सदन से क्या तात्पर्य है और परिषद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सचेतक की। सचेतक क्या होता है, विप क्या होता है? ठीक है, तो सचेतक को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अपने स्कूल टाइम में क्लास में एक मॉनिटर हुआ करता था। मॉनिटर का क्या काम हुआ करता था कि जो टीचर होता था उसको पता था कि इस क्लास को कंट्रोल कौन कर सकता है, तो सबसे बदमाश बच्चा जो होता था वो क्लास को कंट्रोल कर सकता था, तो वो उसको क्या बना देता था? मॉनिटर बना देता था कि भाई मॉनिटर क्या काम करेगा? क्लास में अनुशासन का ध्यान रखेगा, कोई फालतू बात नहीं करेगा जब टीचर अनुपस्थित है, जब टीचर क्लास में नहीं है तो कोई शोर शराबा नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, तो मॉनिटर यही ध्यान रखता था। उसी तरीके से जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें जो सदस्य हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको अनुशासन में रखने के लिए, ठीक है, उसके लिए एक सचेतक विप नियुक्त किया जाता है ताकि वो क्या करे? जो सदस्य हैं उनको नियंत्रण में रखे, अनुशासन में रखे, और दूसरा जहां बहुमत दिखाना हो, जहां मत डालना हो, वहां पर एक तरफा मत उनकी पार्टी का डले, वहां बागी नहीं बने। समझ रहे हो? अगर कोई सचेतक की बात नहीं मानता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? उसको दल बदल का दोषी पाया जाता है और उसको दल से क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। उसको सदस्य जो है सदस्य सदन के सदस्य से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो सचेतक क्या होता है? क्लास का जैसे मॉनिटर होता है वैसे राजनीतिक दल क्या करते हैं? एक सचेतक को नियुक्त करते हैं। तो सचेतक अपने दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल क्या करता है? सचेतक की नियुक्ति करता है। सचेतक का महत्वपूर्ण कार्य अपने दल के नेताओं को सदन में उपस्थित रहने तथा किसी विषय पर सदन में मतदान के पक्ष व विपक्ष में मतदान करने में सहयोग करता है। ठीक है, सभी सदस्यों का जो है एक साथ एक तरफा मत होना चाहिए, वो जो है दूसरे राजनीतिक दल के द्वारा खरीदे नहीं जाए। ठीक है, इसका ध्यान कौन रखता है? सचेतक रखता है। ठीक है, सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने पर सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो सचेतक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं विपक्ष का नेता क्या होता है। ठीक है, विपक्ष का नेता, तो विपक्ष जैसे लोकतंत्र में क्या जरूरी है? पक्ष और विपक्ष होना दोनों जरूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा, अगर कोई सरकार का आलोचक नहीं होगा, अगर कोई सरकार के नीतियों का विरोध नहीं करेगा, तो जो सरकार जो सत्ता में है, जो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है वो तानाशाही करेगा, फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहा? ठीक है, तो इस वजह से संसद में जितना महत्व है सत्ताधारी दल का है, उतना महत्व किसका है? विपक्ष का भी है। तो इस वजह से विपक्ष के नेता संसद में होना चाहिए। इसके लिए 1977 में सबसे पहले विपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा दिया गया। हालांकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन देखो 1977 तक क्या होता था कि एक तरफा वोट पड़ते थे, केवल कांग्रेस सत्ता में आती थी, तो उस समय विपक्ष को कोई इतना महत्व भी नहीं दिया जाता था और जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। लेकिन जब से गठबंधन की सरकारें बनने लगी हैं तब से विपक्ष को भी महत्व दिया जाना लगा है। ठीक है, तो ऐसे ही 1977 में विपक्षी दल को जो है वैधानिक दर्जा दिया गया और उसको कैबिनेट सचिव के तहत, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बराबर इसको दर्जा दिया गया कि इसको विपक्षी दल के नेता को। लेकिन विपक्षी दल जो नेता है, विपक्ष का जो नेता है, उसका पद प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 10% सदस्य आपके पास होने चाहिए सदन के। ठीक है, 10% सीटें आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्या होता है? विपक्ष का नेता। तो विपक्ष के नेता के बारे में, संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 मतलब 10% सदस्य आपके पास होने चाहिए, तब जाके आपको विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाएगा। संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है कि संविधान में विपक्ष के नेता पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया। वर्ष 1977 में भारत के विपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा दिया गया। विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के द्वारा विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान, यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो दर्जा है वो किसके समान दिया गया है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के समान वेतन और भत्ता मिलता है, उसके बराबर इसको क्या दिया गया? दर्जा दिया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1969 में विपक्ष के पहले नेता के रूप में राम सुभग सिंह को जो है राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली थी। 1969 में इसको वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1977 में। ठीक है, लेकिन जो पद का निर्माण कर दिया गया था वो कब कर दिया गया था? 1969 में। ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने थे? राम सुभग सिंह और
राज्यसभा में कौन था? श्याम नंदन मिश्रा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि विपक्ष का नेता सबसे पहले कौन बना था? राम सुभग। और बाद में और राज्यसभा में कौन बना था? श्याम नंदन मिश्रा। उसके बाद 1977 में वैधानिक दर्जा मिलने के बाद में दूसरी बार वाई चौहान को लोकसभा में बनाया गया और कमला त्रिपाठी को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली। तो इतनी बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा कौन कौन व्यक्ति लोकसभा में विपक्ष का नेता रहा है, उसके नाम आपको जो है ध्यान में होने चाहिए कि ये व्यक्ति जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? राम सुभग सिंह है। उसके बाद में कौन बना है? वाई चौहान है। ये सब शुरुआत वाले सब कांग्रेस के हैं। ठीक है, उसके बाद में सीएम स्टीफन है, वे भी कांग्रेस से हैं। वाई चौहान दोबारा बने, वो भी कांग्रेस से। श्री जगजीवन राम पहली बार जनता पार्टी से बने थे विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता बनने के लिए कितने प्रतिशत सदस्य आपके पास होने चाहिए? 10%। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो उसके बाद राजीव गांधी बने कांग्रेस के। ठीक है, 1990 में। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा से थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ये भी विपक्ष के नेता रहे। पीवी नरसिम्हा राव ये कांग्रेस से थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से और शरद पवार कांग्रेस से। ठीक है, श्रीमती सोनिया गांधी ये भी विपक्ष के नेता रही है। लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज और राहुल गांधी कांग्रेस के। 2024 से लगातार कौन है विपक्ष के नेता? राहुल गांधी। इनको बीच में जो है विपक्ष के नेता का दर्जा भी प्राप्त नहीं हो पाया था क्योंकि उनके पास जो है 10% सीटें नहीं थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेहनत करी और 10% सीटें प्राप्त करी। और जैसे 10% सीटें प्राप्त करी, इनको क्या मिल गया? विपक्ष के नेता का दर्जा मिल गया, जो कि क्या है बहुत अच्छी बात है। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। ये हमने देखा था लोकसभा में विपक्ष के नेता। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो राज्यसभा में सबसे पहले कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस से। उसके बाद भोला पासवान शास्त्री कांग्रेस से। कमला त्रिपाठी वापस कांग्रेस से। कांग्रेस आई का क्या मतलब है? इंदिरा गांधी ने अलग से अपनी पार्टी बनाई थी, उसका नाम रखा था कांग्रेस आई। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी से। पी शिवशंकर कांग्रेस से। ठीक है, उसके बाद MS गुरुपाद स्वामी जनता दल से थे। जयपाल रेड्डी भी कहाँ से थे? जनता दल से थे। ठीक है, ये क्या थे? राज्यसभा से विपक्ष के नेता थे। अब जो है हमने जो लोकसभा के पदाधिकारी थे वो सब देख लिए। लोकसभा अध्यक्ष देख लिया, लोकसभा उपाध्यक्ष देख लिया। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ लिया, विपक्ष के नेता के बारे में पढ़ लिया, सदन के नेता के बारे में पढ़ लिया, सचेतक के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो लोकसभा पदाधिकारी समाप्त हो चुके हैं। अब जो है आपने जितना पढ़ा है इस क्लास के अंदर, जो आपने पढ़ा है उसका एक छोटा सा टेस्ट तो आपका बनता है। ठीक है, टेस्ट का मतलब है कि आपको MCQ, क्योंकि आपके सिलेबस में लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य टॉपिक अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से मैंने उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। इसमें से आधे प्रश्नों के उत्तर आप दोगे, आधे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है मैंने टॉपिक करवा दिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है? टेस्ट लिखा है। ठीक है, ताकि जो है आप दोनों सक्रिय रूप से टेस्ट में भाग लेना है आपको। और जो प्रश्न मैं पूछूं उसमें जो है आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, अगर आप सक्रिय रहोगे तो ये क्लास आपके काम आएगी और ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगर आप निष्क्रिय रहोगे, ठीक है, क्लास को ऐसे देखोगे, ठीक है, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो क्या होगा? आपकी क्लास कोई काम नहीं आएगी। क्योंकि आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप क्लास को क्या करें? लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मुझे बहुत आपसे आशा है कि ये काम तो आप कर दोगे, क्योंकि छोटा सा काम है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके टेस्ट की। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है? लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? ठीक है, तो जैसे मैं प्रश्न पढ़ूं आपको जो है आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लास को आपने अगर सक्रिय रूप से देखा है तो ये प्रश्न बहुत इजी है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न इजी हैं। ठीक है, तो आपको कौन थे प्रथम लोकसभा स्पीकर? कौन थे बताओ? देखिए, सुकुमार सेन नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, विजयलक्ष्मी पंडित नहीं थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? GV मावलंकर। तो आपको GV मावलंकर जी का पूरा नाम भी पता होना चाहिए, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में? ये कल की क्लास अगर आपने ढंग से देखी है तो इसका आंसर आपको कल की क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो कल की क्लास में अगर आपने ढंग से देखे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 84।
अब अगली बात करें, अगला प्रश्न है लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? जब लोकसभा मैंने आपको कल पढ़ाई थी तो सबसे पहले मैंने फैक्चुअल जानकारी, क्योंकि मैंने देखा था कि अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं लोकसभा से वो फैक्चुअल जानकारी से पूछे गए हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको फैक्चुअल जानकारी सबसे पहले क्लास में करवाई थी। तो लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। उसके बाद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है कि ये लोकसभा सदस्य का तो मैंने बता दिया, अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अंतर करके एक टेबल बताई थी, दोनों के आर्टिकल बताए थे। तो आई होप आपने उस टेबल को अच्छे से देखा होगा। तो अगर आपने टेबल को अच्छे से देखा है तो यह इसका आंसर जो है आपको तुरंत ही आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 93 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? कौन से आर्टिकल में किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 94 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व है, कितने दिन पहले अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है? कितने दिन पहले? तो 14 दिन पूर्व है, ठीक है। यह भी अभी हमने जब लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा था, लोकसभा उपाध्यक्ष पढ़ा था, तो 2 से 4 मतलब 4-5 बार इसको रिपीट कर चुका हूँ कि कितने दिन पूर्व है? 14 दिन पहले क्या है उसको नोटिस देना पड़ता है। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत में 1921 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की शुरुआत हुई थी? कौन सा आर्टिकल, कौन सा नियम था? ठीक है, तो ये क्लास के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोकसभा पद का सृजन किया गया था, ठीक है। और लोकसभा पद का सृजन किया गया था, पहली बार 1921 में फ्रेडरिक वाइट को क्या बनाया गया था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा स्पीकर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को की अध्यक्षता करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये जो जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे प्रश्न पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड जितने प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तब 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन है? ठीक है, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन है? ये आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि अभी अभी अगर आपने क्लास को ढंग से देखा है तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो यह आप कमेंट बॉक्स अभी कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमने देख लिया कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 108 में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वक्ता लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। उसके बाद में 1921 से पहले भारत के केंद्रीय विधानसभा मतलब वर्तमान में जिसको लोकसभा कहते हैं उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1921 से पहले, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोकसभा के पद का सृजन किया गया लोकसभा अध्यक्ष का, और 1921 में किसको? फ्रेडरिक वाइट को बनाया गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 1921 से पहले भी तो लोकसभा होती थी, उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करता था? उसकी अध्यक्षता करता था गवर्नर जनरल, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1921 से पहले भारत के केंद्रीय विधान, ये तो देख लिया, ठीक है। आमतौर पर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है? आमतौर पर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ठीक है, ये प्रोटेम का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए, ठीक है। तो आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर किसको बनाते हैं? लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्य को। किसको बनाते हैं? वरिष्ठ सदस्य को। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? लोकसभा में सदन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है,
ठीक है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ठीक है। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मीरा कुमार या प्रतिभा पाटिल, कौन है? इसका आंसर कौन बताएगा? आप बताओगे किसमें? कमेंट बॉक्स में। कौन है? मीरा कुमार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा स्पीकर की शक्तियों को इनमें से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो आप कि लोकसभा स्पीकर की शक्तियों को लेकर के इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो पहला कथन है कि उसकी अनुमति से, उसकी किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद संपदा में, संसद की संपत्ति में कोई नया ढांचा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कथन सही है पहला कथन, ठीक है, क्योंकि उस वही बताता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक क्या है, वित्त विधेयक है। उसकी अनुमति के बिना उसका निर्णय क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है, ठीक है। तो ये कथन तो सही है। उसके बाद वह दल बदल के आधार पर संसद के किसी सदस्य को सदन के लिए अयोग्य घोषित करता है। जब मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बताए थे तो मैंने बताया था कि दल बदल के पर निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है, तो ये भी सही है। उसके बाद वह सदन के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का क्या होता है? संरक्षक होता है। ये भी जब मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां बताया था तब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके कार्य। तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके कार्य से प्रश्न किस टाइप से आएगा? ठीक है, तो इस टाइप से आएगा। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है सारे। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों से कैसा प्रश्न बन सकता है? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों से ऐसा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष को वेतन किस निधि से प्राप्त होता है? लोकसभा अध्यक्ष को वेतन किस निधि से प्राप्त होता है? ठीक है, तो किससे प्राप्त होता है? भारत की संचित निधि से, ठीक है। उसके बाद में संसद में निचले सदन की बैठक की अध्यक्षता, निचला सदन का मतलब क्या है? लोकसभा। जब मैंने लोकसभा पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लोकसभा के अन्य नाम क्या क्या होते हैं, तो उसमें निचला सदन भी उसको कहते हैं। तो उसके पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है पहली बैठक की अध्यक्षता? पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। कुछ याद आ रहा है? प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, फिर वो सबको शपथ दिलाता है, फिर लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जैसे ही होता है प्रोटेम स्पीकर के पद क्या हो जाता है? सब होता है, समाप्त हो जाता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोकसभा अध्यक्ष का स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकसभा में गणपूर्ति को पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम, लोकसभा में गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है संविधान के अनुसार, और नियमानुसार लोकसभा और राज्यसभा के नियमानुसार कितनी होती है? 1/3 होती है, ठीक है। तो क्या कर सकता है अगर गणपूर्ति नहीं हो? तो सदन का स्थगन कर देगा, ठीक है। ये मैंने आपको जब लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बताए थे तो बताया था। लोकसभा में ये अपने देख लिया। उसके बाद प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये आप बताओगे क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और जैसे आप कमेंट करोगे ये प्रश्न आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है जो इम्पोर्टेंट है उनमें आपका सक्रिय रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ये प्रश्न, इसका आंसर क्या बताओगे आप? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ऐसा कौन सा लोकसभा अध्यक्ष था जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आंसर आप बताओगे जी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, बलराम जाखड़ और के.एस. हेगड़े में से कौन वो व्यक्ति है? उसके बाद प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष इसीलिए समझाया था कि पहले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो यह आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन करता है निर्वाचन? प्रोटेम स्पीकर करवाता है। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में वोटों की बराबरी की स्थिति में जब वोट टाई हो जाए तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, उसका कार्यों का निर्वहन लोकसभा उपाध्यक्ष कर रहा है, तो उस समय निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष देता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? निर्णायक मत देता है, ठीक है।
ये अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। उसके बाद में आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है आमतौर पर? 5 साल होता है, ठीक है। लेकिन कब तक रहता है? नई लोकसभा निर्वाचन की पहली बैठक तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है, ठीक है। उसके बाद लैटिन शब्द प्रोटेम का अर्थ क्या है? जब मैंने प्रोटेम स्पीकर आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटेम स्पीकर का अर्थ क्या होता है। तो प्रोटेम का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? बताओ दीजिए, कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? संसद निर्धारित करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा स्पीकर का भी प्रमुख होता है, और किस चीज़ का प्रमुख होता है? ठीक है, अगर आपने लोकसभा अध्यक्ष के कार्य जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो अगर आपने उनको ढंग से पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे दोगे, ठीक है, और इसका आंसर आप ही दोगे, ठीक है। लोकसभा स्पीकर का और किसका प्रमुख होता है? तो किसका होता है? लोकसभा सचिवालय का। किसका प्रमुख होता है? लोकसभा सचिवालय का, ठीक है। उसके बाद में संसद में लोकसभा का मुखिया कौन होता है? संसद में लोकसभा का मुखिया कौन होता है? तो ये तो आप सबको पता ही है कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसके बाद वरीयता क्रम में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा घुमाना चाहेगा तो ये प्रश्न जरूर पूछेगा कि वरीयता क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष किसके साथ छठे स्थान पर है? पहले ये याद होना चाहिए कि कौन से स्थान पर, छठे स्थान पे, और छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के अलावा किसका पद होता है? तो किसका होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में किस अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत लोकसभा सदस्य नहीं रहने पर स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है, कौन सा नियम है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद छोड़ना होगा, कब पद छोड़ना होगा? लोकसभा अध्यक्ष को जो है अपना पद कब छोड़ना होगा? ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पद के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता, वो क्या करता है? लोकसभा सदस्य के रूप में पद ग्रहण करता है। तो अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसको लोकसभा अध्यक्ष से क्या है? पद को त्यागना पड़ता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो क्या करेगा? पद त्याग देगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यदि लोकसभा के वर्तमान और मतदान करने वाले सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक प्रभावी बहुमत पारित हो जाए, ठीक है। तो ये हमने कब देखा था? जब हमने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो उसमें हम बताया था कि प्रभावी बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। तो इस समय भी क्या देना पड़ेगा? उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि वह डिप्टी स्पीकर को, मतलब उपाध्यक्ष को क्या दे दे? लिख करके इस्तीफा दे दे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर कौन है? ठीक है, प्रथम दलित स्पीकर कौन है? लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर कौन है? ठीक है, तो कौन है बताओ। देखिए, पहला ऑप्शन है गति मोहन चंद्र बाल योगी, दूसरा मोहन मनोहर जोशी, तीसरा है सोमनाथ चटर्जी, और डी है P.A. संगमा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? गति मोहन चंद्र बाल योगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि क्लास को ध्यान से देखा है नहीं देखा, ये मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्लास को लाइक शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्रथम ऑप्शन क्या है? एम अनंत सैमी आयंगर, मौलाना फखरुद्दीन अहमद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इनमें से आंसर क्या रहेगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य, जो कि हमने काफ़ी डिटेल से देख लिया है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में अलग से लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको काफ़ी डिटेल से कराया। इससे संबंधित प्रश्न भी आपको करवाए हैं, इसलिए ये प्रश्न जो है अब
ये प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा नहीं, ठीक है। तो संसद को हमने 4 भागों में बांटा था, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य, और चौथा पढ़ेंगे संसद के नियम और कार्यवाहियाँ। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपको क्लासें कैसी लग रही हैं वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे पता चले कि क्लासें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है या कुछ कुछ और नवाचार करने की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।